हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एपीएस ऑनलाइन क्लास में। बेटा लास्ट वीडियो में जो टॉपिक चल रहा था वो था निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो अलग टॉपिक रहेगा, यानी अगला टॉपिक आपका रहेगा जो है ठोसों में अपूर्णताएं या उनको कई बार क्रिस्टल दोष कहते हैं। टॉपिक है हमारा ठोसों में अपूर्णताएं या इस टॉपिक को कई बार क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्रिस्टल दोष देखो बेटा क्या मानना है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में इससे संबंधित कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से पूछ लिया। ठोसों में अपूर्णता यानी जब हम ठोस का निर्माण करते हैं या जब किसी ठोस का निर्माण होता है तो उसकी जो अवयवीकरण की व्यवस्था होती है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। इसी को हम कहते हैं ठोसों में अपूर्णताएं, या दूसरे शब्दों में क्योंकि ठोस को हम क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टल अब उसमें दोष उत्पन्न हो रहा है तो उसको कहते हैं क्रिस्टल दोष। बात आती है कि इसको हम अच्छे तरीके से परिभाषित कैसे। तो एक बात तो ये सुनिश्चित कर लीजिए आप लोग कि जो आदर्श क्रिस्टल होते हैं, आदर्श क्रिस्टल मतलब जिसमें कोई कमी नहीं है, वो क्रिस्टल तो केवल और केवल प्रयोग द्वारा ये देखा गया था कि इस प्रकार के क्रिस्टल यानी आदर्श क्रिस्टल केवल परम शून्य ताप, और परम शून्य ताप होता है 0 केल्विन। ठीक है, यानी जो हमारे आदर्श क्रिस्टल होते हैं वो केवल और केवल 0 केल्विन ताप पर ही संभव होते हैं। इससे ऊपर या इससे नीचे जो टेम्परेचर जाने की संभावना बहुत कम होती है, इससे ऊपर किसी भी ताप पर जो हमारा क्रिस्टल होता है वो आदर्श नहीं होता। इसका मतलब उसमें कोई ना कोई कमी निश्चित रूप से रहती है और उस कमी को ही हम क्रिस्टल दोष कहते हैं या ठोसों में अपूर्णताएं। समझ में आएगा। अब इसको परिभाषित करने की बात आती है, तो परिभाषा आप लोग लिखें। आदर्श क्रिस्टल या इस तरीके से लिखेंगे, किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की आदर्श व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता या किसी भी प्रकार की अपूर्णता क्रिस्टल दोष कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की आदर्श व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता क्रिस्टल दोष कहलाता है। समझ में आई बेटा बात? ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सामने क्रिस्टल दोष होते कितने प्रकार, यानी क्रिस्टल दोष के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं क्रिस्टल। असल में क्रिस्टल दोष बेटा 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन या कई बार इसको छिद्र दोष भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन दोष या छिद्र दोष, एक ये प्रकार। और दूसरा होता है बेटा परमाणु या बिंदु दोष, परमाणु या बिंदु दोष। तो स्पष्ट है कि जो क्रिस्टल दोष होते हैं, क्रिस्टलों में जो कमियां होती हैं, क्रिस्टलों में जो त्रुटि होती है, क्रिस्टलों में जो अपूर्णताएं होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं, इलेक्ट्रॉन या छिद्र दोष और नंबर 2 परमाणु या बिंदु दोष। तो हम अध्ययन करेंगे पहले इलेक्ट्रॉन या छिद्र दोष क्या है। तो देखिए, इस प्रकार का जो दोष है यह आयनिक व सहसंयोजक ठोसों में पाया जाता है। यानी इस प्रकार का जो दोष होता है उसके लिए ये निश्चित है कि इस प्रकार का दोष आयनिक या सहसंयोजक ठोसों में पाया जाता है। और ये पाया किस कारण से जाता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण से। किसके कारण से? इलेक्ट्रॉनों के कारण से। आयनिक या सहसंयोजक ठोसों में यदि इलेक्ट्रॉनों में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन या छिद्र दोष। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या छिद्र दोष। देखिए जैसे सिलिकॉन होता है, ये क्या है बेटा?
SI सिलिकॉन, सिलिकॉन 0 केल्विन ताप पर यानी परम शून्य ताप पर कुचालक होता है। कैसा होता है? कुचालक। लेकिन यदि हम इस ठोस के ताप में किसी कारण से वृद्धि कर देते हैं, किसी आधार पर हम वृद्धि कर देते हैं इसके ताप में, तो पाया जाता है ताप वृद्धि करने पर, ताप वृद्धि करने पर SI जो है यह अर्धचालक बन जाता है। क्या बनता है? अर्धचालक। तो इसका कारण क्या है कि साहब ये दोनों होने वाला है। 0 केल्विन ताप पर ये कुचालक है और इसका 0 केल्विन से एबव टेम्परेचर कर रहे हैं तो ये अर्धचालक बन जा रहा है। अर्धचालक की क्या विशेषता होती है कि कुचालक को से सुचालक को प्रदर्शित करने लगता है। तो ये क्या कारण? इसका मुख्य कारण है, मान लो ये SI का क्रिस्टल है हमारे पास, तो अब इसमें क्या होता है कि SI किस प्रकार का क्रिस्टल बनाएगा? सहसंयोजक बनाएगा, क्योंकि SI के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी संयोजकता 4 होती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन गेन करने या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बजाय ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी सहसंयोजक बंध बना करके सहसंयोजक प्रकार का क्रिस्टल ठोस बनाएगा। तो अब क्या होता है, जब हम इसके ताप में वृद्धि कर देते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगता है। क्या करने लगता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगते हैं इसके परमाणु। और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस परमाणु का क्या स्वरूप होगा कि उस पर प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। यानी इसी प्लस चार्ज को, जिस स्थान पर ये प्लस चार्ज है, इसी को हम कहते हैं धनात्मक छिद्र। क्या कहेंगे बेटा? धनात्मक छिद्र। इसको क्या कहते हैं? धनात्मक छिद्र। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धनात्मक छिद्र से क्या आशय है, तो आप सीधा जवाब देंगे कि साहब उस स्थान को धनात्मक छिद्र कहा जाता है जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होता है या निकलता। तो ताप बढ़ाने पर क्या हुआ? इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस ठोस में जगह जगह पर धनात्मक छिद्र बन जाते हैं। धनात्मक छिद्र बने इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन दोष या छिद्र दोष भी कहा जाता है। तो मैं एक बार से फिर से रिपीट कर रहा हूँ नए तरीके से कि साहब इस प्रकार का जो दोष है वो है आयनिक या सहसंयोजक ठोसों में पाया जाता है, और यह दोष इलेक्ट्रॉनों की अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। जब हम किसी पदार्थ को ताप देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें जहाँ परमाणु उपस्थित है उन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होने लगते हैं, जिसके कारण उस स्थान पर धनात्मक छिद्र उत्पन्न होता है। और ये धनात्मक छिद्र एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव करने लगते हैं। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि यहीं से इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है। किसी कारण इसको हम छिद्र दोष भी कहते हैं। समझ में आएगा? नॉर्मल सी बात है, कोई विशेष बात इसमें नहीं है। अब हम बात करेंगे नंबर 2 प्रकार का जो दोष, परमाणु या बिंदु दोष। परमाणु या बिंदु। दूसरा है साहब परमाणु या बिंदु दोष। तो किसको कहते हैं? इसकी परिभाषा की अगर बात करें कि साहब किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में परमाणु में अनियमितता होने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी को परमाणु या बिंदु दोष कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में परमाणु की अनियमितता होने के कारण उत्पन्न दोष ही कहलाता है परमाणु या बिंदु दोष। जबकि इलेक्ट्रॉन दोष क्या था? इलेक्ट्रॉन में अनियमितता के कारण या इलेक्ट्रॉन की अनियमितता के कारण उत्पन्न दोष इलेक्ट्रॉन दोष या छिद्र दोष कहलाता था। लेकिन इसमें परमाणु में किसी प्रकार की अनियमितता हो रही है तो इसी को हम कहेंगे परमाणु या बिंदु। अब परमाणु में अनियमितता किस कारण से हो सकती है, यानी इस दोष का जो कारण होता है वो कारण क्या हो सकता है? कारण किसका कारण? परमाणु या बिंदु दोष का। ये तो समझ में आ गया होगा परमाणु दोष किसे कहते हैं, बिंदु दोष। तो साहब उसी
इसके लिए ठोस पदार्थ में परमाणु में अनियमितता के कारण परिदोष क्या कहलाता है, परमाणु या बिंदु दोष। उसका कारण है, दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि साहब परमाणु अंतराकाश में चला जाए, अंतराकाश व्यवस्था के कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है, अंतराकाश का मतलब है कि परमाणु अपने नियत स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चला जाता है, तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं अंतराकाश व्यवस्था के कारण। दूसरा कि परमाणु क्रिस्टल में प्रवेश ही नहीं कर पाए, एक परमाणु रिक्ति के कारण, परमाणु रिक्ति के कारण जब क्रिस्टल का निर्माण हुआ था तो उस समय पर यानी निर्माण के समय परमाणु क्रिस्टल में प्रवेश ही नहीं कर पाया, तो प्रवेश नहीं कर पाया तो उसका स्थान खाली रह जाएगा, खाली रह गया तो उसमें क्या है, दोष उत्पन्न होगा। इन दो कारणों से परमाणु या बिंदु दोष उत्पन्न। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे कि साहब परमाणु या बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में और अभी हमें आगे अध्ययन करना है। इसके बिंदु बन जाते हैं परमाणु या बिंदु दोष के प्रकार। अगली हेडिंग रहेगी आपकी परमाणु या बिंदु दोष के प्रकार। कितने प्रकार का होता है बेटा, इस प्रकार के जो दोष हैं वो असल में दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार। नंबर एक स्ट्राइकियोमीट्रिक, स्ट्राइकियोमीट्रिक ये इंग्लिश का वर्ड है असल में, इसको हिंदी में कहते हैं रस समीकरण मितीय। स्ट्राइकियोमीट्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय, या हिंदी में इसको कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है, लेकिन यह है ये इंग्लिश का दोष, बिंदु दोष, बिंदु। और दूसरा है जी इसका प्रकार और परमाणु या बिंदु दोष का ही नॉन स्ट्राइकियोमीट्रिक, नॉन स्ट्राइकियोमीट्रिक या एरस समीकरण मितीय, एरस समीकरण मितीय बिंदु दोष। ठीक है, तो आपसे यदि पूछा जाए कि परमाणु दोष या बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, स्ट्राइकियोमीट्रिक एंड नॉन स्ट्राइकियो। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये क्या है, तो इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो स्ट्राइकियोमीट्रिक, स्ट्राइकियोमीट्रिक दोष केवल और केवल स्ट्राइकियोमीट्रिक आयनिक ठोसों में उत्पन्न होता है, स्ट्राइकियोमीट्रिक आयनिक ठोसों में उत्पन्न। अब प्रश्न ये है कि स्ट्राइकियोमीट्रिक आयनिक ठोस किन्हें कहा जाता है, उन आयनिक ठोसों को स्ट्राइकियोमीट्रिक आयनिक ठोस कहते हैं जिनका अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र के अनुसार या जिनमें धनायन व ऋणायन की संख्या समान है। सीधे शब्दों में ये समझ लो कि उन आयनिक यौगिकों को स्ट्राइकियोमीट्रिक आयनिक यौगिक कहा जाएगा जिनमें धनायन व ऋणायन की संख्या समान। ठीक है, तो ऐसे ठोसों में जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं स्ट्राइकियोमीट्रिक या रस समीकरण मितीय बिंदु दोष। अच्छा, बात करें हम इसकी नॉन स्ट्राइकियोमीट्रिक, जाहिर सी बात है साहब जिनमें धनायन व ऋणायनों की संख्या समान नहीं होती है, या अथवा दूसरा शब्द इसके साथ इस्तेमाल करना चाहिए, या जिनका अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र के अनुकूल नहीं होता, यानी उसके हिसाब से नहीं होता है, उसके तरीके से नहीं होता। मूलानुपाती सूत्र क्या है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, आपने 3 प्रकार के सूत्र पढ़े थे, अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र और संरचना सूत्र। उनमें से मूलानुपाती सूत्र के अनुसार हम इनको परिभाषित करेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे आयनिक ठोस जिनका अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र
के अनुकूल नहीं होता है अथवा जिनमें धनायनों व ऋणायनों की संख्या समान नहीं होती है, ऐसे आयनिक ठोसों को कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक ठोस। और इनमें जो दोष उत्पन्न होते हैं इन्हीं को कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक बिंदु ठोस। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब बात करेंगे हम केवल और केवल इसकी परिभाषा। तो आपको समझ में आ रही होगी, यदि आपसे किसी पूछ लिया जाए एक नंबर में कि स्टाइकियोमेट्रिक बिंदु दोष से क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे कि साहब स्टाइकियोमेट्रिक आयनिक ठोसों में उत्पन्न दोष को ही स्टाइकियोमेट्रिक बिंदु दोष कहते हैं। और साहब ये ऐसे आयनिक यौगिकों में उत्पन्न होते हैं जो स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं अथवा अर्थात जिनमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या समान होती है, जैसे NaCl, KCl, CHCl, AgBr, ZnS इत्यादि इत्यादि। इन सब में धनायनों व ऋणायनों की संख्या समान है। समझ में आ रही बात? इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, परिभाषा आपने नोट कर ली होगी। NaCl, KCl, AgBr, CHCl, ZnS इत्यादि इत्यादि। इन सब में क्या देखो, जितना धनायनों की संख्या, एक धनायन है एक ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन समान आ रही है, तो इनको स्टाइकियोमेट्रिक आयनिक यौगिक कहेंगे। और इनमें जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक बिंदु दोष। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि साहब ये कितने प्रकार के होते हैं। यानी सीधा हमारा टॉपिक रहेगा स्टाइकियोमेट्रिक आयनिक स्टाइकियोमेट्रिक दोषों के प्रकार। ठीक है, और ये बात हम आपको अगले वीडियो में बेटा बताएंगे। धन्यवाद।